माउंटेन्स, ये पर्वत। आज तक सेंचुरीज की रिसर्च स्टडीज के बाद भी ये जियोलॉजिस्ट अब तक नहीं समझ पाए कि ये पर्वत, ये माउंटेन्स बनते कैसे। थ्योरीज हैं, हाइपोथेसिस हैं, अजम्पशंस हैं, पर कोई एकदम सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं कि ये पर्वत कैसे बनते हैं। ये भी ज्ञात नहीं कि पर्वत की रचना में कितना समय लगता है। बस आज तक हम ये जान पाए हैं कि पृथ्वी के गर्भ में जो अलग अलग जियोलॉजिकल फोर्सेस होती हैं, वही माउंटेन्स के फॉर्मेशन में, पर्वतों के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करती हैं। पर्वत बनने में लंबा समय लगता है और इस प्रक्रिया को ओरोजेनी कहते हैं, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ ऊपर उठने की प्रक्रिया से होता है। ऊपर उठने की प्रक्रिया। आसमान को छूने वाली चमकीली बर्फ से ढकी ये चोटियां हिमालय पर्वत की हैं। इन्हीं पर्वतों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। यहीं से गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज जैसी साल भर बहने वाली नदियां निकलती हैं। ये पर्वत, ये माउंटेन्स वो नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स हैं, जहां से बह के जब हवा निकलती है तो वो भी शुद्ध हो जाती है। ये पहाड़, ये पर्वत पिता के समान होते हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर पूरी दुनिया से एक पल के लिए भी सारे पर्वतों को गायब कर दिया जाए तो जो मौसमी फर्क आएगा उसे शायद ही हम इंसान झेल पाएंगे। देश की मुख्य नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। बरसात में बारिश को रोककर पानी देता है हिमालय इन नदियों को, और गर्मी में खुद अपनी बर्फ गलाकर पानी देता है। तभी 12 महीने नदियों का अस्तित्व बना रहता है, हमें पानी मिल पाता है। इन पहाड़ों के सामने खड़े होकर कितना छोटा महसूस होता है, एक बड़ी चट्टान के सामने एक पत्थर के ढेले की तरह, बिल्कुल जैसा एक पिता के सामने खड़े होने पे महसूस होता है। कुछ ऐसे ही आपको भी महसूस होता होगा। बहुत सिमिलैरिटीज हैं एक पर्वत और एक पिता में। धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां, टेक्टोनिक एक्टिविटीज चट्टानों को शक्ति पूर्वक दबाकर ऊपर उठाती हैं, मोड़ती हैं और बलपूर्वक झटके देकर बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं की रचना बनाती हैं। ठीक वैसे ही एक पिता अपनी जिंदगी की हर परेशानी, हर आपदा सहकर भी हमेशा खड़ा रहता है। जितनी बड़ी परेशानी, उससे ऊंचा कद होता है एक बाप का, ताकि अपने बच्चों को संभाल सके। पर्वत पिता की तरह ही होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उनके साथ, ये सोचने वाली बात है। एक परफेक्ट पिता बनना उतना ही टफ होता है जितना एक पर्वत बनने का प्रोसेस बहुत ही मुश्किल और लंबा होता है। हिमालय 4500 मीटर की ऊंचाई के बाद हिमालय पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है 12 महीने। इस माउंटेन रेंज का नाम बर्फ से यानी कि हिम से ढके रहने के कारण ही हिमालय पड़ा था। पर्वतों का निर्माण अनंत काल से चल रहा है। बड़े बड़े पर्वत संभवतः वायु अथवा जल द्वारा जमा की गई मिट्टी, पत्थर से अथवा धरती की तह के अंदर चल रही जियोलॉजिकल हलचल के कारण जमीन के ऊपर उठने का ही परिणाम हो सकते हैं। अनेक पर्वत सागर में से ही निर्मित हुए हैं। करोड़ों वर्ष पहले माउंट एवरेस्ट पर्वत स्वरूप न होकर सागर के अंदर ही समाया हुआ था। ऐसे भी पर्वत हैं जिनको बनने में थोड़ा ही समय लगता है, जैसे कि ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण बहुत तेजी से भी हो सकता है। पर्वत कैसे बनते हैं जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि धरती के अंदर क्या है, धरती की बनावट क्या है और इसके अंदर तथा इसकी सतह पर कौन कौन सी स्थिर व गतिमान शक्तियां कार्य कर रही हैं। पृथ्वी की बाहरी सतह आउटर क्रस्ट से उसके केंद्र तक, कोर तक का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि बाहरी सतह यानी कि आउटर क्रस्ट, इसमें ठोस सिलिकेट की मोटी लेयर होती है। इसके बाद आती है मेंटल लेयर, जो 2 भागों में डिवाइडेड होती है, एक गाढ़ी तरल पदार्थ की और दूसरी पूरी तरीके से लिक्विड तरह पदार्थ की। और अंत में आता है द सेंटर यानी कि केंद्रीय भाग, ठोस पदार्थ द्वारा निर्मित सेंटर कोर। धरती का केंद्र यानी कोर भी मुख्यतः लोहा व निकल धातुओं से बना होता है, जो पृथ्वी के कुल भार का करीब 30% होता है। बाहरी कोर भी 2 भाग में होते हैं, एक बाहरी कोर और इनर कोर, एक्सटर्नल कोर एंड इंटरनल कोर। बाहरी कोर जो अधिकांश द्रव्य फॉर्मेट में होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी मोटाई लगभग 2200 किलोमीटर, जबकि आंतरिक कोर जो होता है, इनर कोर जो होता है, वो 1270 किलोमीटर मोटी ठोस परत होती है। धरती की बाहरी परत तथा उससे सटा हुआ मेंटल जो 2800 किलोमीटर से अधिक की मोटाई लिए होता है, धरती के भार का करीब 70% होता है मेंटल। यह मुख्य रूप से सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा तथा ऑक्सीजन से निर्मित होता है। ऊपरी सतह यानी कि आउटर क्रस्ट पृथ्वी के भार का मात्र 1% से भी कम होती है तथा इसकी गहराई 5 से 70 किलोमीटर तक होती है मात्र, यानी कि अर्थ क्रस्ट की। अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा लोहा भी समुचित मात्रा में प्राप्त होते हैं। मेंटल के बाहरी आवरण में अर्थ क्रस्ट के नीचे का भाग ठंडा होता है और उसमें मजबूत चट्टानें होती हैं। मेंटल भी
दो लेयर्स की बनी होती है, एक हार्ड होता है और दूसरा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है। जितने भी बड़े लैंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लिक्विड मेंटल के ऊपर लगभग तैरती हुई अवस्था में रहते हैं। मेंटल का यह भाग ही है जो महाद्वीपों तथा महासागरों को सहारा देता है। इस आवरण की, इस पूरे खोल की महाद्वीप में मोटाई लगभग 35 किलोमीटर तथा समुद्र तल में 7 किलोमीटर तक हो सकती है। आउटर मेंटल में अनेक शक्तिशाली चट्टानें होती हैं जो गतिमान होती हैं, मूवेबल होती हैं, यानी मूव करती रहती हैं। उन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के फलस्वरूप जिन महाद्वीपों में प्लेटें होती हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं, मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह की ओर थोड़े थोड़े। इन स्थलमंडलीय प्लेटों की गतिविधियों को टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं। महाद्वीप के खिसकने तथा महाद्वीपीय विस्थापन के मूल सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार आज के अनेक द्वीप एक बड़े द्वीप पेंजिया के रूप में स्थापित थे तथा करीब 20 करोड़ वर्ष पहले टूटकर कई भागों में अलग अलग द्वीपों में बदल गए। संभवतः यही बड़े द्वीप धरती के अंदर की भीषण गर्मी का ही परिणाम थे। सागर के जल में इन छोटे छोटे बने अनेक द्वीपों के मध्य स्थापित हो इन द्वीपों का अलग ही अस्तित्व बन गया। आज भी अनेक महाद्वीप गतिशील होकर अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। ये तो तय है कि आज भी टेक्टोनिक प्लेट्स निरंतर गतिशील हो एक दूसरे से टकराती रहती हैं। इसी कारण इन प्लेटों के निकटतम भूभाग में भूकंप जैसी आपदाएं आती रहती हैं। इसी प्रकार इन क्षेत्रों में विशेष आकृतियां जैसे पर्वत, ज्वालामुखी अथवा समुद्र की खाइयां आदि की संरचना निर्मित होती रहती है। संसार के अधिकतम ज्वालामुखी इन्हीं प्लेटों के नजदीकी भूभागों में अधिकतर देखे जाते हैं। इनमें से पैसिफिक सागर में स्थित प्रशांत प्लेट की रिंग ऑफ फायर सबसे सक्रिय स्थल है। रिंग ऑफ फायर एक सर्कल है एक्टिव वॉल्केनोज का जो पैसिफिक ओशन में है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज के अतिरिक्त भी अनेक कारण होते हैं जो पर्वतों की उत्पत्ति, माउंटेन्स के ओरिजिन्स की कुछ थ्योरीज हैं कि कैसे ये पहाड़ अस्तित्व में आते हैं, हम आपको बताते चलते हैं। आइए जानते हैं वो 4 प्रोसेसेस जिनसे ये पर्वत बनते हैं। पहला, ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन्स। महाद्वीपीय भूपटल यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और समुद्री भूपटल ओशनिक क्रस्ट, जब ये दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इनके कोलिजन से फ्रिक्शन होता है और चूंकि ये दोनों क्रस्ट प्लेटें जो होती हैं वो अलग अलग डेंसिटीज की होती हैं, इस वजह से इनके फ्रिक्शन से बनते हैं ज्वालामुखी पर्वत। धरती के गर्भ में जब अत्यधिक ताप के कारण चट्टानों के पिघलने से लावा ऊपर की ओर तेजी से उठता है तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। अधिकतर ये ज्वालामुखी क्रियाएं सागर की सतह के नीचे होती हैं और कभी कभी कुछ सागर की सतह के नीचे के ज्वालामुखी ऊपर की सतह पर आ जाते हैं। अमेरिका में माउंट रेनियर और माउंट सेंट हेलेनास, फिलीपींस का माउंट पिनाटुबो, इटली का माउंट वेसुवियस तथा जापान का माउंट फूजी ज्वालामुखी पर्वतों के स्पष्ट उदाहरण माने जाते हैं। जहां जहां सागर अथवा धरती के अंदर लावा का भंडार होता है वह गर्म होकर ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के लिए आप हवाई आइलैंड्स को ही देख लीजिए जो ऐसे ही वॉल्केनिक माउंटेन्स के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह पैसिफिक ओशन में दक्षिण अमेरिका के छोटे से कैस्केड पर्वतों तथा अलास्का के इल्यूजियन द्वीपों से जापान के दक्षिणी भाग से होते हुए दक्षिण पूर्वी एशिया तथा न्यूजीलैंड के दक्षिणी क्षेत्र में चक्राकार रूप में पर्वतों की रचना हुई जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स और इनमें से कुछ तो एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं। समुद्र की सतह के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों के भीषण अलगाव से, सेपरेशन से लंबी दरारें और फिर लावा के गर्म होकर उभरने के फलस्वरूप ये लंबी श्रृंखलाएं निर्मित हुई हैं। इस प्रोसेस को, इस माउंटेन फॉर्मेशन के प्रोसेस को सी फ्लोर स्प्रेडिंग या समुद्री अधस्थल फैलाव कहा जाता है। अगला प्रोसेस है क्रस्ट सर्कुलेशन, भूपटल संचलन। अगर एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का दूसरे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराव हो जाए और साथ में दोनों के घनत्व यानी कि डेंसिटीज भी समान हो तो टेक्टोनिक प्लेटों के परस्पर टकराव व एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने की प्रक्रिया से ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। प्रायः ऐसे पर्वत समुद्र के बहुत ऊंचे उठ जाते हैं और अनेक अवसरों पर इन पर्वतीय चोटियों पर समुद्री जीवों के अवशेष का पाया जाना नॉर्मल है, जो इन पर्वतों का समुद्र के गर्भ से निकलना दर्शाता है। माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर भी समुद्री सीप जीवों का जो आवरण रहता है, जो कवच रहता है, उसका मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि हिमालय पर्वत की संरचना महाद्वीपीय सतह के टकराव का अद्वितीय उदाहरण है और कभी समुद्र में थी। इंडियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के टकराव से उत्पन्न दबाव से हिमालय का निर्माण हुआ, ऐसे हाइपोथेसिस दिए जाते हैं। और इसी प्रकार यूरोप के एल्प्स पर्वत श्रृंखला तथा जूरा पर्वत श्रृंखला की रचना भी अफ्रीकन तथा यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई, ऐसा माना जाता है। वलन या मुड़वा पर्वत, फोल्डेड माउंटेन्स। जब प्लेट के एक दूसरे से टकराने से भूपटल वलित रूप से यानी कि टेक्टोनिक रूप से ऊपर उभर कर पर्वत के आकार में आ जाती है तो इसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं, वलन पर्वत कहते हैं।
प्लेटों के टकराव की स्थिति से उत्पन्न शक्ति बल, जो फोर्स जो डेवलप होती है, उससे बड़ी बड़ी चट्टानों को अनियमित रूप से मोड़ मिलता है, मुड़ जाती हैं और ऊपर उभार कर पर्वत का आकार देती हैं। ऐसे पर्वत अधिकतर किसी महाद्वीप के किनारे यानी कि कॉन्टिनेंटल शोर्स पर दिखाई देते हैं, क्योंकि संभवतः धरती के नीचे अवसादी जो चट्टानें होती हैं उनका समूह महाद्वीप के किनारे पर ही स्थित होता है। यदि किसी मेज पर कोई टेबल है, उसके बाद टेबल क्लॉथ लगा हुआ है, मेज पोश रखा हुआ है और उसे आप ढकेलेंगे तो जो फोल्ड्स बनते हैं, उसी प्रक्रिया से ये फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं। अगर हम मान के चलें कि जो ऊपर में जो टेबल क्लॉथ बिछता है और टेबल है वो अर्थ के क्रस्ट और मेंटल है। फोल्डेड माउंटेन्स दो प्रकार के होते हैं। पहला जो रहता है यंग फोल्डेड माउंटेन, जो 1 से 2.5 करोड़ वर्ष पुराने होते हैं, जैसे कि रॉकी माउंटेन रेंज इसका एग्जाम्पल है। और वैसे ही दूसरे जो फोल्डेड माउंटेन्स का टाइप होता है वो 20 करोड़ वर्षों से अधिक का होता है। इसका एग्जाम्पल है अमेरिका की यूराल पर्वत श्रृंखला और एप्लाकाइंस पर्वत। भ्रंश खंड पर्वत, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स, धरती की सतह में जब बड़ी बड़ी दरारें बन जाएं और विशाल चट्टानें भी टूटकर ऊपर उभरने के बाद कटी फटी रेखाओं में स्थापित हो पर्वताकार हो जाएं, तो उन्हें भ्रंश खंड पर्वत कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के सीरा नेवाडा पर्वत तथा जर्मनी के हर्ष पर्वत ऐसे ही निर्मित भ्रंश खंड पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण। देखिए, लाखों वर्ष के पीरियड में पर्वतों का विघटन यानी कि टूट जाना नियमित प्रक्रिया है। वायु, जल, हिम आदि लगातार पर्वतों का क्षय करते रहते हैं, उनको डिसोसिएट करते रहते हैं, उनको तोड़ते रहते हैं, उनको खाते रहते हैं। फलस्वरूप बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां गोलाकार हो जाती हैं, घाटियां संकुचित हो जाती हैं तथा पर्वतों के ढलान परिवर्तित हो जाते हैं। जल भी अनेक घुलनशील पदार्थों को चट्टानों से निकालकर उनकी विघटित कर देता है। कुछ चट्टानों के अवशेष गोल गोल पत्थर के आकार में बदल जाते हैं, तो कहीं पर्वतीय चट्टानों के अवशेष धरती, समुद्र अथवा समुद्री तटों पर रेत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जब तक विशाल पर्वतों का अस्तित्व रहता है, ठीक पिता की तरह, निश्चय ही ये अपने आप में अनेक जीवों और वनस्पतियों की शरण स्थली बने रहते हैं। साथ ही अनेक पर्वतीय जनजातियां भी पर्वतों पर आश्रित रहती हैं, क्योंकि ये जीवन के लिए आवश्यक संसाधन का भंडार होते हैं। पर्वत स्थानीय तथा भूमंडलीय जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। ये 4 मेजर प्रोसेसेस हैं जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है, माउंटेन्स का ओरिजिन होता है। और भी कई थ्योरीज हैं, हाइपोथेसिस है, लेकिन एक बात तो तय है, पृथ्वी के ऊपर उभरे इन पर्वतों के बगैर हमारे क्लाइमेट का, हमारी आबोहवा का जीवन के लिए अनुकूल होना लगभग असंभव हो जाता। वाकई ये पर्वत हम इंसानों के लिए पिता समान है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज से 15 साल पहले हिमाचल प्रदेश में वन भूमि 30% थी, आज घटकर 15% हो गई है। हिमालय की तलहटी के किनारे चूना पत्थरों की माइंस के निकट सीमेंट फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं। हम उन्हीं बिगड़े बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं इन पर्वतों के साथ, जैसे ये हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। अभी भी वक्त है, संभलना जरूरी है। याद रखिए, पर्वत बनने में लंबा समय लगता है और इस प्रक्रिया को ओरोजेनी कहते हैं, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है ऊपर उठने की प्रक्रिया। ऊपर उठने की प्रक्रिया, ऊपर उठने की कोशिश करनी होगी हमें अपने सेल्फिश नेचर से। आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे कि पर्वत और परफेक्ट पिता बनना कितना कठिन है। धन्यवाद।